हम सबको पता है 12 जून 2025 की दुखद घटना, जहां एक एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और जिसे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान द्वारा संचालित किया जा रहा था, उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 240 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिनमें यात्री और जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। इस भयावह घटना के बाद पूरे देश में एक सवाल गूंज रहा है: क्या हमारी उड़ानें वास्तव में सुरक्षित है? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम एक फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो हम आखिर किस चीज की कीमत चुका रहे होते हैं? ये वीडियो इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल करता है। भारत के विमानन इतिहास से लेकर टिकट के हर हिस्से की लागत, वर्षों में कैसे सेवाओं की गुणवत्ता घटी है, क्रैश रिकॉर्ड्स, बोइंग की बार बार हुई चूकें, एयर इंडिया की वर्तमान कोशिशें, और सबसे जरूरी बात, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए ताकि हमारे आसमान वाकई में सुरक्षित बन सके। भारत में विमानन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई, जब पहली बार हवाई डाक सेवा का संचालन किया गया। लेकिन असली उड़ान तब भरी गई जब 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की पहली वाणिज्यिक उड़ान को खुद पायलट किया, जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया। अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए एयर इंडिया और घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई। 1960 और 1970 के दशक में ये एयरलाइंस समय की पाबंदी, उत्कृष्ट सेवा और शाही अनुभव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थी। लेकिन 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के साथ हालात बदलने लगे। जेट एयरवेज, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे निजी खिलाड़ियों ने बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक किराए और आधुनिक फ्लीट्स के साथ क्रांति ला दी। आज भारत दुनिया के शीर्ष 3 घरेलू विमानन बाजारों में शामिल है, जहां हर साल 14 करोड़ से अधिक यात्री हवाई यात्रा करते हैं। पिछले 20 सालों में भारत में हवाई यात्रा में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एक समय था जब हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए होती थी, लेकिन आज हर साल 14 करोड़ से ज्यादा लोग घरेलू उड़ानें भरते हैं। सस्ते एयरलाइंस, बेहतर कनेक्टिविटी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग ने हवाई सफर को आम लोगों के लिए आसान बना दिया है। लेकिन एक मुश्किल भी है। जैसे जैसे ज्यादा लोग उड़ने लगे हैं, टिकट की कीमतें भी बढ़ती जा रही है, खासकर त्योहारों, आखिरी समय की बुकिंग और भीड़ भाड़ वाले रूट्स पर। तो सवाल उठता है, जब हम एक फ्लाइट टिकट खरीदते हैं, तो असल में हम किस चीज के लिए पैसा दे रहे होते हैं? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप दिल्ली से बैंगलोर का एक तरफा टिकट 4,000 रुपए में खरीदते हैं, तो इसका ये ब्रेकअप होता है। बेस किराया, ये हिस्सा सीधे एयरलाइन को जाता है और इसमें ईंधन, पायलट व स्टाफ की सैलरी, विमान की मरम्मत और किराया शामिल होता है। फ्यूल सरचार्ज, ये विमान ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को कवर करता है। क्यूट चार्ज, एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट्स जैसे तकनीक के लिए लिया जाता है। एविएशन सिक्योरिटी फीस, ये सीआईएसएफ को जाता है ताकि एयरपोर्ट की सुरक्षा, बैगेज चेकिंग और निगरानी की व्यवस्था बनी रहे। पैसेंजर सर्विस फीस, इसमें लाउंज, ट्रॉली, एस्केलेटर, टर्मिनल स्टाफ जैसे सुविधाएं शामिल होती हैं। यूजर डेवलपमेंट फीस, एयरपोर्ट के विस्तार, रनवे सुधार और बेहतर सुविधाओं के लिए ली जाती है। और आखिर में आता है जीएसटी, कुल बेस किराया और अन्य शुल्कों पर 5% टैक्स जो सरकार को जाता है। अब जब आपने भुगतान कर दिया है, तो आपको क्या क्या मिलना चाहिए? अच्छी स्थिति में विमान, न कि जर्जर हिस्सों वाला या ठीक से जांचा ना गया विमान। प्रशिक्षित और आराम किया हुआ पायलट, जो थकावट या दबाव में ना हो। वास्तविक आपातकालीन तैयारियां, जैसे काम कर रहे ऑक्सीजन मास्क और सही आपातकालीन निकास। साफ सुथरे और काम करने वाले टॉयलेट और कैबिन। समय पर उड़ाने, देरी हो तो यात्रियों को पहले से सूचना दी जाए। प्रशिक्षित स्टाफ, विनम्र ग्राउंड स्टाफ और सजग केबिन क्रू। सुरक्षा की गारंटी, सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षित टर्मिनल, सामान की ठीक से जांच और प्रमाणित पायलट। बुनियादी इन फ्लाइट सुविधाएं, कम से कम पानी, सूचना और आपात सेवाओं की उपलब्धता। ग्राहक सेवा, रिफंड की सुविधा, शिकायतों का समाधान और हेल्पलाइन की तत्परता। और सबसे जरूरी, आपका गंतव्य तक जीवित, सुरक्षित और सम्मान के साथ पहुंचना। पर क्या हमें वो सब कुछ मिला जो हमने चुकाया? हाल ही में अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की कई वीडियोस और पोस्ट से साफ पता चला कि इनमें से ज्यादातर मानकों को पूरा नहीं किया गया। एयर कंडीशनर का काम नहीं करना, फ्लाइट सिस्टम का बंद रहना, घंटों तक यात्रियों को विमान में बिठाए रखना। भारतीय यात्रियों के लिए यह असहनीय होता जा रहा है
और जब बात जिंदगियों की हो तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। 1932 से 2025 के बीच भारत में 50 से अधिक बड़े हवाई हादसे हुए हैं, जिनमें 2300 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई। ये घटनाएं भारत के परिवहन इतिहास का सबसे भयानक और पीड़ादायक अध्ययन बन गई है। इन हादसों में सबसे अधिक मौतें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो इन अधिकतर दुर्घटनाओं में बोइंग विमानों की भी भूमिका रही है। बार बार की ये घटनाएं खासकर राष्ट्रीय विमानन कंपनियों और बोइंग विमानों से जुड़ी यात्रियों के मन में गहरी असुरक्षा और डर छोड़ गई है। लोगों ने एयर इंडिया की सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पुराने विमानों की मरम्मत में लापरवाही, खराब रखरखाव और निरीक्षण की चूक जैसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी। निजीकरण के बाद भी बोइंग 737 मैक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय हादसे और 2025 के ड्रीमलाइनर हादसे ने लोगों का विश्वास और भी कमजोर कर दिया। लेकिन सबसे दुखद पहलू था पारदर्शिता की कमी। हादसों की अंतिम रिपोर्ट्स में देरी हुई, पीड़ितों के परिवार जानकारी के लिए तरसते रहे और मुआवजा मिलने में सालों लग गए। कई भारतीयों के लिए कुछ एयरलाइनों और विमान निर्माताओं में भरोसा सिर्फ हिला नहीं बल्कि पूरी तरह टूट चुका है। कभी बोइंग को दुनिया की सबसे भरोसेमंद विमानन कंपनी माना जाता था। सुरक्षा और नई तकनीक का दूसरा नाम बोइंग था। 1950 के दशक में 707 विमान से लेकर बाद में आए 787 ड्रीमलाइनर तक बोइंग ने हर बार कुछ नया और बड़ा किया। जेट इंजन, हल्के मजबूत मटेरियल और एडवांस सिस्टम्स में ये सबसे आगे रहा। दशकों तक लोग बोइंग पर आंख बंद कर भरोसा करते थे, लेकिन जैसे जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और मांग तेज हुई, बोइंग ने जल्दी जल्दी में विमान बनाना शुरू किया, गुणवत्ता जांच का काम दूसरों को सौंप दिया और जो इंजीनियर कमियों की चेतावनी दे रहे थे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कई कर्मचारियों ने दुनिया को चेताया कि बोइंग के अंदर घटिया तरीके से विमान बन रहे हैं, लेकिन कंपनी ने सिर्फ मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया और इन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा जो लोग सच्चाई सामने लाना चाहते थे, उन्हें चुप करा दिया गया। 1960 में जब एयर इंडिया ने एशिया की पहली एयरलाइन बनकर बोइंग 707 जेट विमान को शामिल किया, तब से ही बोइंग ने भारत में अपनी मजबूत शुरुआत की थी। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में स्पीड और कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हुई। पिछले कई दशकों में बोइंग एयर इंडिया का भरोसेमंद साथी बना रहा। पहले बोइंग 747 ने दुनिया भर से भारत को जोड़ा, फिर आए 777 और अब 787 ड्रीमलाइनर, जो एयर इंडिया के पास 2025 तक कुल 34 विमानों के बेड़े में शामिल है। अहमदाबाद में जो हालिया हादसा हुआ, वो इन्हीं 34 ड्रीमलाइनर विमानों में से एक था। इसके अलावा भारत में बोइंग 737 मैक्स विमानों का भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। एयर इंडिया के पास 48, अकासा एयर के पास 8 और स्पाइस जेट के पास 7 है। 2018 से मई 2025 तक कुल 63 मैक्स जेट भारत को डिलीवर किए गए हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को 2011 में एक क्रांतिकारी चौड़े शरीर वाले विमान के रूप में लॉन्च किया गया था। ये ईंधन की बचत करता है, इसका इंजन शांत है और उड़ान भी आरामदायक मानी जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ? आज भारत की प्रमुख एयरलाइनों में 25 से 30% विमान बोइंग के ही है। यानी बोइंग आज भी भारतीय आसमान को उड़ान दे रहा है। लेकिन ड्रीमलाइनर दुर्घटना ने इसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। आज बोइंग के सीईओ ने पेरिस एयर शो से अपना नाम वापस ले लिया है और कहा है कि अब वो कंपनी का पूरा ध्यान सुरक्षा पर केंद्रित करेंगे। बोइंग, एनटीएसबी और डीजीसीए मिलकर जांच कर रहे हैं। बोइंग के शीर्ष अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हो गए हैं ताकि वे सिर्फ सुरक्षा सुधारों पर ध्यान दे सकें। अब डीजीसीए ने एयर इंडिया के सभी 787 विमानों की गहन जांच का आदेश दिया है। साथ ही डीजीसीए 787-8 ड्रीमलाइनर बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंड करने पर भी विचार कर रही है, जब तक पूरी तरह से जांच पूरी नहीं हो जाती। ये सब अब हो रहा है, लेकिन सवाल है किस कीमत पर? एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की दुर्घटना सिर्फ विमानन इतिहास पर एक काला धब्बा नहीं है, ये एक चेतावनी है। अब एयर इंडिया और बाकी सभी भारतीय एयरलाइनों को समझना होगा कि सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा काफी नहीं है, सबसे जरूरी है सुरक्षा। उन्हें अब यह करना चाहिए, समय समय पर गहराई से जांच कराना, चाहे वो निर्माता की गाइडलाइन से भी आगे क्यों न हो। पायलटों और इंजीनियरों को कमियां बताने और उस पर कार्रवाई करने की आजादी देना और एक ऐसी जिम्मेदार संस्कृति बनाना जो सिर्फ ग्राहक सेवा तक सीमित ना हो, बल्कि हर उड़ान के पीछे की जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि हर टिकट के साथ एक जिंदगी जुड़ी होती है और हर जिंदगी कीमती होती है।
डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अब सिर्फ हादसे के बाद कार्रवाई करने से आगे बढ़ना होगा। उन्हें खुद से विमान सुरक्षा की जांच करनी चाहिए। सिर्फ बोइंग या एयरलाइन की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर हादसे और नज़दीकी घटनाओं की जानकारी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक होनी चाहिए। दुर्घटना पीड़ितों के परिवार के लिए तेज मदद की व्यवस्था करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, विमान सुरक्षा को कंपनी की राजनीति और मुनाफे के खेल से दूर रखना चाहिए। और आखिर में आते हैं हम सिर्फ यात्री नहीं है, हम सुरक्षा के भागीदार भी है। अगर कहीं खराब विमान, थका हुआ स्टाफ, टूटी सीटें या अन्य गड़बड़ी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाएं, ऑडिट की मांग करें और हादसों के बाद जिम्मेदारी तय करवाएं। पत्रकारों, सच्चाई उजागर करने वालों और निगरानी करने वाले संस्थाओं का समर्थन करें। और सबसे जरूरी, हवाई सुरक्षा को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता माने, न कि सिर्फ ग्राहक सुविधा का मामला। क्योंकि जिस आसमान में हम उड़ते हैं वो हम सबका है और हर उड़ान एक वादा होनी चाहिए, कोई जोखिम नहीं।